नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं आपका ज्योग्राफी एडुकेटर अभिनंदन वर्मा और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए आज हम लोग क्लाइमेटोलॉजी का 4th लेक्चर करने जा रहे हैं। देखिए इस लेक्चर में मैं बात करूंगा हमारे रेनफॉल के बारे में। उससे पहले मैं बता देता हूं कि हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप रनिंग है, तो जिन लोगों को ज्वाइन करना हो वो ज्वाइन कर लें। और कल यूपीपीएससी का जो रिजल्ट आ गया है उसके जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया हो उनके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और मैं उनसे कहना चाहूँगा कि बस मेंस की तैयारी में आप लोग जुट जाइए और जिनका नहीं हुआ हो वो तैयारी करते रहिए, होगा ज़रूर। तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ अपना जो हमारा आज का जो लेक्चर है। थोड़ा इसको मैं 3 पार्ट्स में पढ़वाऊँगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था और बोर्ड पे इतनी जगह भी नहीं है कि मैं सारी डायग्राम बना सकूं। तो इसमें मैंने ये किया है कि आज हम लोग वर्षा के बारे में बात करेंगे। इसके बाद वर्षा के मतलब कॉन्सेप्ट के बादलों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद मैं वर्षा कितने प्रकार की वर्षा होती है वो अगले लेक्चर में बता दूंगा और इसके साथ ही फिर हवाओं के बारे में एक अगला लेक्चर हो जाए। 3 लेक्चर में ये तीनों चीज़ें हो जाएंगी, बादल, वर्षा और हमारे एयर, वायु। तो इन तीनों को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा हमारे, देखिए अगर वर्षा का जो कॉन्सेप्ट है, रेनफॉल का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला वाष्पीकरण, फिर आर्द्रता, फिर संघनन और फिर तीसरा वर्षण या प्रेसिपिटेशन। देखिए वाष्पीकरण की जो क्रिया होती है सागरों में, महासागरों से वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा, अनेक वाटर बॉडीज से वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा बहुत सारा जल जो होता है इवेपोरेट होता रहता है, वाष्पीकृत होता रहता है। और वाष्पीकृत होने के जो 3 फैक्टर, मेन फैक्टर हैं वो हैं उच्च ताप, निम्न दाब और उच्च वायु दर। देखिए हाई टेम्परेचर होगा, गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, ज़्यादा गर्मी बढ़ने से क्या होगा, वाष्पीकरण की क्रिया ज़्यादा होगी। ज़्यादा गर्मी में, धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, उनके अंदर जो पानी होता है वो वाष्पीकृत हो जाता है। उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, हमारी वाटरी बॉडी से अपर सरफेस वाष्पीकृत क्रिया द्वारा वाष्पीकृत होती चली जाएगी। तो जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी मतलब जितना उच्च ताप होगा उतना ज़्यादा वाष्पीकरण की क्रिया होगी। उसके बाद निम्न दाब होना चाहिए, प्रेशर जो होना चाहिए वो कम होना चाहिए क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तो वाष्पीकरण की क्रिया थोड़ी स्लो हो जाएगी। क्योंकि जितना ज़्यादा, वैसे 1 ATM 760 mmHg या 780 STP या NTP, इस कंडीशनों में वाष्पीकरण की क्रिया अच्छे से हो जाती है। उसके बाद देखिए उच्च वायु दर की अगर हम बात करेंगे, वायु दर, उच्च वायु दर मतलब जितनी तेज़ हवा चलेगी इवापोरेशन की घटनाएँ उतनी ज़्यादा होंगी। क्यों? क्योंकि जो हमारी वायु दर है वो क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में एक्सेलरेट कर देगी, त्वरण कर देगी उसको, जो हमारा वाष्पीकरण की जो रेट है उसको बढ़ा देगी। तो ये हमारे फैक्टर हो गए वाष्पीकरण। अब वाष्पीकरण हो गया, अब क्या हुआ, जितना भी हमारा वाटर बॉडीज थे वहाँ से इवापोरेशन हो गया, वाटर जो है वो वाष्पीकृत होकर आसमान में जाने लगा। अब उसके बाद क्या होगा, आर्द्रता का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। आर्द्रता मतलब नमी, मतलब ह्यूमिडिटी। देखिए सामान्यतः जो वायु बहती रहती है उसमें जलवाष्प के कण होते हैं, जलवाष्प के कण होते हैं। तो जलवाष्प के कणों की जब मात्रा बढ़ती चली जाती है तो हम उसको आर्द्रता बोलते हैं। आर्द्रता मतलब वायुमंडल में पाई जाने वाली नमी या एटमॉस्फेरिक स्टीम बोल सकते हैं, या फिर वैसे तो ह्यूमिडिटी उसका नाम ही होता है। अब देखिए ये भी बहुत तरीके की होती है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ठीक है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि जस्ट लाइक कि कोई जो हमारे जलवाष्प होती है वो उसका एक परसेंटेज, एक वॉल्यूम एयर में जो पाया जाता है वो एब्सोल्यूट हो जाता है। ठीक है ना। और स्पेसिफिक मतलब हम उसमें फिक्स कर दें कि इतनी जलवाष्प इतने की वॉल्यूम में है, फिक्स कर दें, एक स्टैंडर्ड बना दें, तो उसको हम लोग स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बोलते हैं। लेकिन स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हो चाहे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हो, हमें हमारे जो वर्षा का जो प्रोसेस है, रेनफॉल का जो प्रोसेस है, उसमें इसका कोई काम नहीं है। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है सापेक्ष आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सापेक्ष आर्द्रता का मतलब क्या होता है, सापेक्ष का मतलब होता है कि किसी जगह आपको एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया गया हो। तो एक बात बताइए, ह्यूमिडिटी का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो हमारी एयर फ्लो हो रही है उसमें जलवाष्प के पैकेट्स हैं जिसको मेघ सीकर का नाम दिया जाता है, या मैं इसको बोलता हूँ वाटर पैकेट्स। वाटर ड्रॉपलेट पैकेट्स जो होते हैं हमारे जलवाष्प में होते हैं वो काफ़ी उसके अंदर रहते हैं, लेकिन इतने हल्के होते हैं कि वायु में वो ट्रैवल करते रहते हैं इधर से उधर। मतलब एक रेशियो फॉर्म हो रहा है
कि एक जो हमारी वायु है उसकी उसका एक पोटेंशियल है कि वो इतना वॉल्यूम का या इतना मास का या इतना भारी हमारा वाटर ड्रॉपलेट को वो उसके अंदर पैक करके रखा हुआ है, उसने लपेट के रखा हुआ है। जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, मतलब वो जो पैकेट है, जो हमारा मैग सीकर है, जो वाटर ड्रॉपलेट पैकेट है, वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इतना बड़ा हो जाए कि जो हमारी एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको होल्ड ना कर पाए। होल्ड करने का मतलब क्या है कि जैसे ये हमारा वाटर ड्रॉपलेट हो गया तो इसके आसपास ये एयर मॉलिक्यूल्स जो हैं इसको होल्ड करके रखते हैं, रोक के रखते हैं। अगर ये रुका हुआ है तब तक तो बारिश नहीं होगी, तब तक तो ह्यूमिडिटी ही रहेगी। लेकिन जैसे ये इसको रोक ना पाए तो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, वर्षा की कंडीशन बनने लगेगी। मौसम समझ में आ रहा है? तो वर्षा की जो कंडीशन बनने लगेगी तो मतलब वो इसको रोक नहीं पाएगा। अब एक बात बताइए, तो इसमें एक रिलेटिव का कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है या सापेक्ष कॉन्सेप्ट है दूसरे के रेफरेंस में। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि एक जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं उसकी एक कैपेसिटी है, पोटेंशियल है ड्रॉपलेट को रोकने का। दूसरा ड्रॉपलेट का मास है। तो इन दोनों के बीच में एक जो रेशियो फॉर्म हो रहा है या उसके रिस्पेक्ट में ये कि ये कितना होल्ड कर सकता है और इसके बाद ये होल्ड नहीं करेगा, रेनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, हम लोग सापेक्ष आर्द्रता कह देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे सापेक्ष आर्द्रता की बात करेंगे, ठीक है। उसका देखिए संघनन। अब ह्यूमिडिटी बढ़ गई, वायुमंडल में ह्यूमिडिटी बढ़ गई तो संघनन, कंडेंसेशन, गर्म हो गई हवाएं ऊपर जाने लगेंगी और ठंडी होकर संघनित हो जाएंगी। संघनन की क्रिया, कंडेंसेशन की क्रिया स्टार्ट हो जाएगी। और कंडेंसेशन से क्या हो जाएगा, वही ह्यूमिडिटी जो वाटर ड्रॉपलेट के जो पैकेट्स हैं हमारे एयर के अंदर, वो क्या हो जाएंगे, अब बिखरने लगेंगे, टूटने लगेंगे। किसकी वजह से, संघनन क्रिया की वजह से। और संघनन के बाद वर्षण हो जाएगा और वर्षा रूप के रूप में वो जो ड्रॉपलेट्स हैं वो हमारी धरती पर वापस आ जाएंगे। तो ये पूरा एक संपूर्ण वर्षा का एक चक्र है जो चलता रहता है, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में अब मैं बात करूंगा। अब यहाँ से जो ये फॉर्मेशन हुआ आर्द्रता से संघनन का, इसके बीच में हमारे बादलों का फॉर्मेशन आता है। तो बादलों के फॉर्मेशन को समझेंगे उससे पहले मैं वर्गीकरण बता दूं आपको कि बादलों को हाइट के हिसाब से वर्गीकृत किया गया है। अब वर्गीकृत करने का क्या है कि जो 6000 से 20000 मीटर की ऊंचाई पर जो बादल पाए जाते हैं उनको उच्च बादल का नाम दिया गया है। 2500 से 6000 मीटर के बीच के जो बादल होते हैं उन्हें मध्यम बादल कहा गया है। और निम्न बादल जो होते हैं वो 2500 तक ऊंचाई तक जो बादल पाए जाते हैं उन्हें निम्न बादल कहा जाता है। इन हाइट के अकॉर्डिंग उसको बांटा गया है। अब ये देखिए जो हमारे उच्च बादल हैं उसमें उसके जो वर्गीकरण किया हमने उच्च बादल का, उसके भी 3 पार्ट्स बना दिए। पच्छाव बादल, पच्छाव स्तरीय बादल और पच्छाव कपासी बादल। अब देखिए जो उच्च वाले होते हैं उसमें एक वर्ड हम लोग जोड़ते हैं पच्छाव। पच्छाव का मतलब होता है बहुत ही हाइट पे। अब देखिए अब इसमें इसके जो टाइप होते हैं पच्छाव, उसके बाद देखिए मध्यम बादल की अगर हम बात करें तो इसमें उच्च लग जाएगा, उच्च स्तरीय बादल, उच्च कपासी बादल। इसके अंदर जो आगे वर्ड यूज़ करेंगे हम लोग उच्च वर्ड यूज़ करेंगे। उसके बाद देखिए निम्न बादल के लिए स्तरीय वर्ड यूज़ करेंगे, स्तरीय कपासी बादल और स्तरीय बादल। अब एक एक बादल को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि किस प्रकार के होते हैं। इनको इतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की हमें आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हमें सारे टाइप्स पता होने चाहिए, हमें पता होना चाहिए अंतर कि पच्छाव बादल और पच्छाव कपासी बादल में अंतर क्या होता है। तो वो मैंने सिंपली वे में अंतर लिख दिए हैं। देखिए पच्छाव बादल की बात करें, सबसे ऊंची हाइट पर पाए जाएंगे, लगभग ये 6000 से ऊपर हाइट पर पाए जाते हैं, ठीक है। पच्छाव बादल छितराए हुए होते हैं। छितराए हुए का मतलब कहीं कहीं होते हैं रेशम के धागों की तरह बिल्कुल सफ़ेद और श्वेत रंग के, बिल्कुल श्वेत रंग के पाए जाते हैं। सबसे ऊपर होते हैं, छितराए हुए रहते हैं और कोई भी खास इफेक्ट नहीं डालते हमारे वायुमंडल पर, सबसे अलग रहते हैं और चक्रवातों की सूचना देते हैं। क्योंकि चक्रवात जब आते हैं तो चक्रवात बहुत ही ऊपर तेज वेग से आते हैं, तो ये इकट्ठे होने लगते हैं। जो छोटे छोटे बादल होते हैं वो आपस में वायु के वेग की वजह से एक जगह पर इकट्ठे होने लगते हैं। तो पच्छाव बादल के बारे में ये बात हो गई। उसके बाद पच्छाव स्तरीय बादल की बात करें, सेम उसी तरीके के हैं, श्वेत रंग है, दूधिया रंग की चादर के समान होते हैं। ये छितराए हुए नहीं होते, एक लेयर फॉर्म हो जाएगी इस तरीके से। क्योंकि हाइट कम हो गई तो क्या नाम, हाइट कम हो गई तो वेलोसिटी कम हो गई एयर की, वेग कम हो गया, वेग कम हो गया। भाई वेग ज़्यादा था तभी तो वो छितराए हुए थे, लेकिन अब ये नीचे हैं, थोड़ा हाइट कम है, तो क्या हो जाएगा, ये एक चादर समान रूपी में होंगे। उसका पच्छाव कपासी बादल की बात करेंगे अगर, तो ये छोटे छोटे गोलाकार रूपों में श्वेत रंग में पाए जाते हैं।
उससे कम नीचे हाइट पर छोटे छोटे गोलाकार रूपों में, कहीं गोल कहीं इधर, इस तरीके से अलग अलग रूपों में ये पाए जाते हैं। तो इन्हें कपासी बादल बोलते हैं। कपास का फूल नहीं होता, कपास की जो खेती करते हैं उसमें कपास का जो उसी तरीके से रुई जैसे फॉर्म कहीं कहीं मिलते हैं, तो इस तरीके के बादलों को हम लोग कपासी बादल कहते हैं। उसके बाद देखिए उच्च स्तरीय बादल की बात करें तो नीले भूरे रंग के पतली चादर के रूप में फैले रहते हैं। नीले भूरे रंग के पतली चादर के रूप में फैले रहते हैं। वर्षा में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है, उच्च स्तरीय बादलों का। उसके बाद देखिए उच्च कपासी बादल बिल्कुल पच्छाव स्तरीय बादल की तरह होंगे, श्वेत रंग के होंगे, ठीक है, चादर रूप में बह होंगे, लेकिन इनकी हाइट जो है वो पच्छाव स्तरीय बादल से काफ़ी कम होगी, ठीक है। उसके बाद देखिए स्तरीय कपासी बादल हल्के भूरे रंग के होंगे, चकत्ते पड़े होंगे। चकत्ते का मतलब आप जब जानते हो कि बड़े बड़े मतलब फॉर्मेशन हो जाए, एक पूरा पूरा मतलब अजीब सा डिजाइन बन जाए, फॉर्मेशन बनते चले आते हैं बादलों में, तो उनको बोल देते हैं हम लोग स्तरीय कपासी बादल। 2500 हाइट पर, 2500 मीटर हाइट पर ये पाए जाएंगे। स्तरीय बादल ये बिल्कुल कोहरे के समान होते हैं, बिल्कुल नीचे। जैसे आप पहाड़ी इलाकों पर जाते होंगे तो पहाड़ी इलाकों पे ऐसा लगने लगता है कुछ हाइट पर जाके कि वो बादल बिल्कुल यहीं टहल रहे हैं। तो वो कौन से बादल होते हैं? हमारे स्तरीय बादल होते हैं। तो ये सब मैंने बादलों का फॉर्मेशन बना दिया, ठीक है। तो अब इस तरीके से वर्षा का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना ही है। अब इसमें ये अभी अधूरा कॉन्सेप्ट है, क्यों? क्योंकि अभी हमने इसके बारे में जल वर्षा का कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा कि वर्षा कैसे कितने प्रकार से होती है, कैसे होती है। जैसे संवहनीय जल वर्षा, पर्वतीय जल वर्षा और चक्रवातीय जल वर्षा। पूरे विश्व में सिर्फ ये 3 ही प्रकार हैं इन 3 प्रकारों से बारिश होती है। अब मैं इसे अगले लेक्चर में इस वीडियो को अपलोड करूंगा, क्योंकि इसमें मुझे इसके डायग्राम बनाने पड़ेंगे, यहाँ पर स्पेस नहीं था, जिस वजह से ये वीडियो इतना ही होगा, ठीक है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, और अपने अगर वीडियो मेरे अच्छे लग रहे हैं तो उन्हें लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को, और हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन को टैप करें और पाएं हमारे सभी वीडियोस बिल्कुल फ्री।